जय हिंद दोस्तों। आज हम 30 जनवरी 2025 की न्यूज़ को कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैंने जो आपको कल क्वेश्चन दिए थे उसको कवर कर लेते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं 2023 का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था कि आरबीआई का मार्केट स्टेरिलाइजेशन और जस्ट स्टेरिलाइजेशन जो हमने न्यूज़ में देखने को मिलता है वो एक्टिविटीज क्या है। ठीक है, अभी ना सबसे पहले हमें यही देखना है कि स्टरिलाइजेशन क्या होता है। भाई स्टरिलाइजेशन का मतलब होता है, अब हिंदी में देखोगे तो भाई रोकना किसी भी चीज को। और आरबीआई किसी भी चीज को रोक रही है, मतलब किसको रोक रही होगी? तो भाई मनी को रोक रही होगी। ठीक है, मतलब मनी की जो भी साइकिल चल रही है उसको रोक रही होगी। अभी मनी की साइकिल कैसे चल सकती है भाई? या तो मार्केट में मूव ज्यादा है, मतलब कि अप मार्केट चल रही है, इन्फ्लेशन चल रहा है, ठीक है, या फिर डाउन चल रही है, मतलब कि मार्केट में मंदी चल रही है। अब इन दोनों को रोकने के लिए आरबीआई के पास क्या मेजर रहता है? देखो बहुत सारे मेजर्स रहते हैं, ठीक है, वो स्टेरिलाइजेशन के अंदर। उसमें से एक जो रहता है वो है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन करना। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब क्या भाई? मैंने आपको कल ही वैसे बता दिया है, फिर भी बता रहा हूँ। सिक्योरिटीज को आरबीआई बाई करेगी या फिर सेल करेगी। अभी देखो बाई करेगी उसका मतलब क्या है कि उसके पास सिक्योरिटी आएगी और मार्केट में पैसा जाएगा। और मार्केट में पैसा जाएगा तो मतलब क्या होगा? इकोनॉमी बढ़ेगी। ठीक है, ये कब करेंगे बाइंग? तो भाई ये बाई करेंगे जब मार्केट में हमारा मंदी चल रही होगी या फिर रिसेशन चल रहा होगा। ठीक है, रिसेंटली आरबीआई ने बोला है कि हम अप्रोक्सीमेटली 60,000 करोड़ की जो सिक्योरिटीज होती है उसको बाय करेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन से। और भाई सेल में क्या करेंगे? तो इसका उल्टा करेंगे, सेल करेंगे। सेल करेंगे तो मतलब क्या? पैसा अपने पास ले लेंगे और सिक्योरिटीज दे देंगे। ये वेब करेंगे पैसा अगर इकोनॉमी ज्यादा हो गया है, मतलब कि इन्फ्लेशन चल रहा है तो करेंगे। ठीक है, ओके डन है भाई, इतना हम समझ गए, हमें काफी है। बट फिर भी क्या इधर ही रुक रह जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है तो उसकी डेप्थ में जाना हमारे लिए मैंडेटरी हो जाता है। अभी सबसे पहले तो स्टेरिलाइजेशन को हमने देखा कि हाँ भाई ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू मनी साइकिल को ये कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, रोक कर सकते हैं, जो कि मैंने स्टेरिलाइजेशन का मतलब बताया। पर क्या सिर्फ यही मेजर है? डेफिनेटली नॉट। दूसरा वो क्या कर सकते हैं? तो भाई वो जो रिजर्व रेशियोज होते हैं उसमें चेंज कर सकते हैं। फिर जो रेट होता है अपनी एलएफ फैसिलिटीज उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये भी स्टेरिलाइजेशन का ही पार्ट होता है। अभी कल सुबह आपको पूछ लेंगे कि भाई अपना सीआरआर में चेंज करना स्टेरिलाइजेशन का पार्ट है कि नहीं, तो उधर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हमें लगा कि नहीं यार वो तो ओपन मार्केट ऑपरेशन था, ये होगा कि नहीं होगा कैसे पता? बट डू रिमेम्बर ये भी उसी का पार्ट है। ठीक है, रिजर्व में चेंज कर देना या फिर जो हमारे पास अपना ये एलएफ फैसिलिटीज होती है, रेपो रिवर्स रेपो, उसमें कुछ चेंज कर देना इज पार्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन। अभी देखो ये क्वेश्चन जो आया था वो सिर्फ और सिर्फ उल्टा पूछ लिया था 2014 के क्वेश्चन का। यहाँ पे क्या पूछा था कि ओपन मार्केट ऑपरेशन से आप क्या रिफर करते हो? तो यहाँ पे बोला था परचेस एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और यहाँ पे क्या बोला? सेम टू सेम स्टेरिलाइजेशन, परचेस एंड सेल, और उधर नाम पूछ लिया। सिर्फ क्वेश्चन को घुमा दिया। अगर आप पीवाईक्यू पढ़ के जाते कि हाँ भाई ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, चलो देख लेते हैं, कोई भी आपको ये क्वेश्चन सही करने से नहीं रोक सकता था। इट वाज एक्चुअली इजी क्वेश्चन टू डू। अभी देखो यहाँ पे खत्म नहीं होता है। 14 में ये ओपन मार्केट ऑपरेशन के ऊपर क्वेश्चन आया था, ठीक है। 15 में अगेन ये देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन। आप अगर पीवाईक्यू करते जाते हो तो यकीन मानिए आपको कम से कम 20 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि रिपीटेशन से होंगे। डायरेक्ट ना हो बट इनडायरेक्ट हो सकता है, कोई डायरेक्ट भी हो सकता है। और अगेन देखो यहाँ पे क्या बोला था कि कौन से ऐसे कंपोनेंट है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के पार्ट है आरबीआई की? तो भाई बैंक रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है। अब ये पब्लिक डेट, पब्लिक रेवेन्यू क्या हो सकता है? पब्लिक, पब्लिक से ही हमें क्या पता चल रहा है? ये गवर्नमेंट की बात चल रही है, आरबीआई की नहीं। ठीक है, तुरंत उसको हटा दो और हमारा आंसर आगे करके टिक बढ़े, आगे बढ़े। इसलिए इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, हम निकलते हैं। ठीक है, ओके। फिर है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अभी देखो ये जो ऊपर मैंने बताया ना, ये सब मनी एंड बैंकिंग का पार्ट है। मैं कल ही वीडियो लेके आऊंगा, मतलब जो हमारा क्विक इकोनॉमिक्स का वीडियो है, ठीक है, क्विक इकोनॉमी, उसका कल ही वीडियो आएगा दूसरा पार्ट। उसमें आपको मैं सब कुछ ये समझा दूंगा। ठीक है, और वो मनी एंड बैंकिंग का ही लेके आऊंगा। ऑलमोस्ट पीडीएफ रेडी हो गई है, बस अभी रिकॉर्ड करना है हमें। ओके, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? तो ये नाविक की बात कर रहे हैं। शायद आपने सुना होगा नाविक के बारे में, हमने कल भी वैसे डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, सुनना ही चाहिए आपको। फिर भाई यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे 3 सैटेलाइट लॉन्च होने वाली है जियो स्टेशनरी में, और 4 होने वाली है हमारी जियो सिंक्रोनस में। यस, एब्सोल्युटली राइट। अभी देखो ये आपने अगर नहीं पढ़ा होता ना तो आप ये नहीं कर पाते।
इसलिए पढ़ना जरूरी है, जो न्यूज में है उसको थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। फिर भाई दूसरा स्टेटमेंट, तो हाँ भाई ये स्टेटमेंट सही है। फिर दूसरा स्टेटमेंट बोला है कि ये एंटायर इंडिया को भी कवर करता है और उसके साथ साथ 5500 स्क्वायर किलोमीटर जितने एरिया को कवर करता है बियॉन्ड बॉर्डर। ये तो बहुत ज्यादा हो गया, राइट? मतलब इतना ज्यादा हो गया कि ऑलमोस्ट हम रशिया तक पहुंच गए। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है और ये गलत है। ये 500 नहीं है बल्कि 1500 है। ओके, तो ये हमें पढ़ के ही पता चलता है। ओके, फिर लास्ट हमें बताया गया है कि भाई इंडिया के पास ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम फुली ऑपरेशनल 2019 तक शुरू हो जाएगा। आपको लगता है ये हो गया है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी तो हमने इसका सेकंड सैटेलाइट भेजा हुआ है। रिसेंटली हमने पढ़ा, राइट? कल ही हमने पढ़ा है, सेकंड सैटेलाइट भेजा है जस्ट। तो फुली ऑपरेशनल 2019 तक बिल्कुल नहीं। तो देखिए तीसरे को गलत करते हैं और पहला तो हमारा सही था ही, तो हमारा आंसर क्या हो गया भाई? ओनली वन। और ये 500 वाला भी गलत था, ठीक है। अभी देखो ये क्वेश्चन समझते हैं। चलो, पॉसिबल था कि उधर आपको कुछ मिस्टेक हो जाती है, या फिर किलोमीटर नहीं पता है, या फिर ईयर नहीं पता है, या फिर आपको ये भी गलत लग सकता है कि भाई 3 और 4 सैटेलाइट पॉसिबल है। बट एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उसके बाद अगर आपको ना आए तो गलत बात है। देखिए 2018 में ये क्वेश्चन आया और 2018 की ही मेंस में इसी क्वेश्चन को पूछ लिया था कि भाई ये IRNS के बारे में बता दीजिए। फिर इधर भी खत्म नहीं होता है। अगर इसके बारे में पढ़ के अगर हम जा गए होते तो 2023 का भी क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते थे, जो कि क्या बोल रहा था कि भाई कौन सी कंट्री के पास अपनी खुद की सैटेलाइट सिस्टम है, सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। देखो हम जब ये पढ़ते हैं ना, आप एक बार बस गूगल कीजिएगा। अभी देखो हो भी सकता है कि अपडेट कर दिया हो, बट जैसे ही हम एक बार ये पढ़ते हैं ना कि भाई सैटेलाइट सिस्टम के बारे में, नेविगेशन सिस्टम के बारे में, हर एक वेबसाइट पे, ऑलमोस्ट हर एक वेबसाइट पे ये बताता है कि कौन सी कंट्री के पास कौन से सिस्टम है। तो आप अगर ये पढ़ के जाते तो डेफिनेटली आपको ये भी आ जाता। अभी इसका सही आंसर क्या है मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैंने जानबूझकर नहीं डाला है। चलिए अभी हम मेंस बेस्ड आंसर देखो मेरा मेन आपका मोटिव क्या है बताना, आंसर बताना नहीं है पीवाईक्यू का। बस ये बताना है कि कैसे पीवाईक्यू एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं और कैसे हमें पढ़ के जाना है कि भाई अब देखो कि कौन सा ऑप्शन में पूछा गया था और किस तरीके से पूछा गया, कौन सा क्वेश्चन में पूछा गया था और किस तरीके से पूछा गया। अभी देखो मेरा मानो ना, तो आप क्या करना, कभी भी ऑप्शन को इतना पढ़ के मत जाना कि भाई ऑप्शंस में क्या क्या बताया गया है। आपको पढ़ के क्या जाना है, ऑप्शन में अगर कोई आंसर है तो वो पढ़ के जाना है, दैट्स इट। और दूसरा, जो यूपीएससी ने खुद क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब जो क्वेश्चन की टर्म है उसको पढ़ के जाना है। जैसे कि यहाँ पे टर्म कौन सी थी, ओपन मार्केट ऑपरेशन थी, तो उसको पढ़ के जाना है। इतना आप बस पढ़ लीजिए, क्वेश्चन और उसका आंसर, उन दोनों के बारे में सब कुछ जान लीजिए, बहुत ही काफी होगा। क्योंकि ये हेक्टिक हो जाता है कि हम चारों के चारों ऑप्शन के बारे में पढ़ के जाते हैं। चलो इकोनॉमी में और पॉलिटी में तो ठीक है, बट दूसरे सब सब्जेक्ट होंगे उधर ये पढ़ना काफी मुश्किल होगा। तो जो क्वेश्चन है उसको पढ़िए और जो हमारा आंसर हो रहा है उस क्वेश्चन का उसको पढ़िए, दैट्स इट। और लिंकेजेस बहुत जरूरी है, मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ जितना हो सकता है, बट आपको भी अपने एंड से करना पड़ेगा। चलिए अभी हम मेंस बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। अगेन जो हमने कल बताया, पूछा गया था कि भाई क्या पूछा है कि भाई फील्ड ऑफ साइंस एंड स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर इंडिया के अचीवमेंट क्या क्या है। तो ये सबसे पहला डायमेंशन हो गया जो हमें बताना है। और दूसरा पूछा गया कि भाई इस एप्लीकेशन जो भी ये टेक्नोलॉजी लाई है उसका एप्लीकेशन से हमें सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या हेल्प मिल सकती है। ओके, तो ये दूसरा डायमेंशन हो गया। बस दो ही चीजें बतानी है। और देखो ये 2016 का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन था ना वो 12.5 मार्क्स का था, इसलिए क्या है आपको प्रॉपर 2 पेज लिखने होते हैं। ओके, 10 मार्क्स का पूछा जाए तो 1 पेज और आधे जितना लिख दो, मतलब 60% जितना लिख दो, 60 से 65 जितना। और वही 250 का पूछा जाए 15 मार्कर, तो आपको 2 पेज पूरे लिखो और फिर 50% जितना लिख दो, काफी होगा। देखिए अभी इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या लिख सकते हो मुझे बताइए। अचीवमेंट ही पूछा है, राइट? तो डेफिनेटली आप रिसेंट का, अगर देखो सबसे पहले करंट अफेयर बेस्ड, ऐसे कोई क्वेश्चन होता है ना उसमें सबसे बेस्ट वे होता है करंट अफेयर का लिखना। अगर पता है तो करंट अफेयर में आप क्या लिख सकते हैं। सबसे बड़ा आपको अभी अभी करंट अफेयर क्या दिख रहा है स्पेस के बारे में, तो भाई स्पेस डेक्स, ठीक है, ये हमने बात की हुई है कैसे हम मॉड्यूल को जोड़ देते हैं स्पेस के अंदर। तो लिखिए भाई इंडिया ने रिसेंटली स्पेस डेक्स लॉन्च किया हुआ है, फर्स्ट लाइन हो गई। बाकी आप स्टैटिक से लिखने जाओगे तो आपको कुछ ऑलमोस्ट इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मिलेगा कि आप क्या लिखो। हाँ, अब दूसरा क्या लिख सकते हो भाई, अचीवमेंट लिख सकते हो कि इंडिया के अचीवमेंट क्या है, हिस्ट्री ट्रेस कर लो कि भाई हिस्टोरिकल हमने ये किया हुआ है, कुछ भी लिख दो चल जाएगा, ठीक है।
बाकी स्टैटिक से इसका इंट्रोडक्शन लिखना काफी मुश्किल है। हाँ, स्टैटिक से लिख से तो क्या लिख सकते थे कि भाई स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये लिख सकते थे, बट ये भी इतना अच्छा इंट्रोडक्शन बनता ही नहीं। ठीक है, तो अगर आपको कोई स्पेस तो नहीं, एक्चुअली साइंस से कोई क्वेश्चन आता है मेंस में, ठीक है, तो हो सके तो आप करंट का डेटा लिखना, और जो डायरेक्ट है, जो स्टैटिक से पूछा गया है, वहां पे आप स्टैटिक लिख सकते हो, इट वुड बी फाइन। ओके, चलिए अभी मैंने यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, तो देखो हमने हिस्ट्री से ट्रेस किया है, क्योंकि अचीवमेंट पूछा गया था। अचीवमेंट सालों पहले के भी हो सकते हैं, अभी का भी हो सकता है। तो हमने क्या लिखा भाई, इंडिया की अचीवमेंट ही लिख दी। मुझे वो बेटर लग रही थी, अचीवमेंट को मैंने करंट के साथ लिंक करके वो लिखा है, जो कि एकदम इंट्रोडक्शन को होलिस्टिक बना देता है कि भाई इंडिया की अचीवमेंट इन स्पेस साइंस ट्रेस बैक होती है फ्रॉम रोहिणी सैटेलाइट इन 1979 टू अवर रिवोल्यूशनरी स्पेस डेक्स मिशन इन 2025 एंड कंटिन्यूज, क्योंकि यहाँ पे रुके नहीं हम, राइट, और भी अचीवमेंट करने वाले हैं। तो ये लिखना काफी जरूरी बन जाता है, और ये ना आपकी एक इंप्रेशन बहुत पॉजिटिव बिल्डअप करता है एग्जामिनर के माइंड में। और देखो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने शुरुआत की पहली हमारी अचीवमेंट बताई, और यहाँ से मैंने करंट की मोस्ट रिसेंट अचीवमेंट बता दी। तो भाई अचीवमेंट भी हो गई, और जो हमारे स्पेस सेक्टर में अपना ये हिस्ट्री है वो भी होगी, और करंट अफेयर का भी डेटा हो गया। छोटे से 4 लाइन में हमने सब कुछ बता दिया ऑलमोस्ट। तो देखो इन शॉर्ट यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, आप भी अगर लिख रहे हो ना, तो ऐसी कोशिश कीजिए कि हम भी ऐसे तरीके से किसी भी क्वेश्चन में लिख पाए, ठीक है। और यकीन मानिए यहाँ पे जो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ ना, ये मैं खुद ही लिखता हूँ। अगर आपको एक भी इंस्टीट्यूट का आंसर ऐसा दिख जाए जो कि मेरे जैसा है, तो मुझे बताना। पहले तो इतना अच्छा इंट्रोडक्शन होगा ही नहीं, बेट यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, खुद की तारीफ करना अच्छा बात नहीं है। चलिए, इंडिया की अचीवमेंट क्या है स्पेस सेक्टर के अंदर, देखो अब जब भी ऐसे कोई अचीवमेंट देखो ना, तो अचीवमेंट को थोड़ा ब्रॉड वे में सोचो। मैंने इंस्टीट्यूट के आंसर देखे, काफी सारे आंसर देखे कि भाई हाँ कौन किस तरीके से लिख रहा है। यूजुअली सारी की सारी इंस्टीट्यूट ने सिर्फ और सिर्फ स्पेस के मिशन लिखे हुए हैं, या फिर स्पेस की सैटेलाइट लिखी हुई है। अरे यार, यही अचीवमेंट थोड़ी होता है। स्पेस सेक्टर बहुत बड़ा है, हर एक टाइप के अचीवमेंट होते हैं। देखिए मैंने कैसे हमने लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले हमारे स्पेस मिशन के अचीवमेंट, कि भाई चंद्रयान 1 हमने लॉन्च किया, जिसने पहली बार मून के ऊपर पानी ढूंढा। फिर हमने मंगलयान लॉन्च किया, जो कि पहली एशियन कंट्री हम बन गए कि मंगलयान की जो ऑर्बिट में, सॉरी, मार्च की हम ऑर्बिट पे गए। फिर चंद्रयान 3 लॉन्च किया, रिसेंट की बात है, जिसमें हम साउथ पोल पे गए, जाने वाली पहली कंट्री बन गए। अभी देखो यहाँ पे ना छोटी सी एक कमी है, एक की भी मैंने डेट मेंशन नहीं की है। क्यों नहीं की है? क्योंकि मुझे याद नहीं थी। बट अगर आपको याद हो तो यहाँ पे डेट मेंशन कीजिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके, फिर दूसरा क्या है स्पेस सेक्टर के अंदर, तो भाई हमने लॉन्च व्हीकल को और अच्छा बनाया है, ये भी स्पेस का ही पार्ट है ना, तो हमें लिखना चाहिए। तो लिखा है मैंने भाई फिनोमिनल हमारे लॉन्च व्हीकल्स है, जैसे कि पीएसएलवी, जीएसएलवी, एसएसएलवी और एनजीएलवी। एनजीएलवी है वो मोस्ट रिसेंट है, ठीक है। और देखो यहाँ पे मैंने इलाबरेट नहीं किया है सबके फुल फॉर्म क्या क्या है, क्योंकि अगर मैं करता ना तो ये ऑलमोस्ट 4 लाइन ले लेता मेरी। और जो एग्जामिनर है उसको पता है कि अगर मैं ये लिख रहा हूँ तो मुझे इसके फुल फॉर्म भी पता है। सो ये चल सकता है, ठीक है। मैं पूरी तरीके ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि ऐसा ही आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर लीजिए, बट यूजुअली चल जाएगा, क्योंकि हमारी बहुत सारी जगह पे इसी तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। ओके, फिर हमने पावरफुल रॉकेट इंजन बनाए हैं। अगेन ये रॉकेट इंजन हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं? स्पेस के अंदर यूज कर रहे हैं, राइट, या फिर मिसाइल्स के अंदर। तो वो भी लिखिए कि भाई सॉलिड फ्यूल बेस्ड इंजन, लिक्विड फ्यूल बेस्ड इंजन, लिक्विड में भाई विकास इंजन और क्रायोजेनिक इंजन। और देखो यहाँ पे मेरी हाईलाइट क्या थी, हाईलाइट मेरी विकास थी, एक्चुअली मुझे वही पता था। बाकी तो नॉर्मल है, सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक सबको पता है। तो मैंने विकास को ब्रैकेट में डाला है, ब्रैकेट क्या बॉक्स में डाला है, ठीक है। और फिर हमने रिवोल्यूशनरी रीयूजेबल टेक्नोलॉजीज भी बनाई है, जैसे कि पोयम। हमने ना सब कुछ कवर किया है, पर शायद पोयम किया है या नहीं किया है वो मुझे ध्यान नहीं है। बाकी ये यहाँ पे तो जो है वो सब हमने कवर किया हुआ है। पोयम का मुझे पक्का नहीं ध्यान है किया कि नहीं। पोयम क्या है, तो भाई पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, ये हम किसी और वीडियो में देखेंगे, यहाँ पे मैं बताऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके चलिए, अभी देखो 4 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे, मतलब 2 मेरी पेज की डिमांड थी, ठीक है, 12.5 मार्क्स का है। तो क्लियरली आधा पेज मैंने पहले डायमेंशन को दे दिया, जो मैं पूछा हुआ है कि अचीवमेंट क्या क्या है। अभी मैं बाकी का आधा पेज जो दूसरा डायमेंशन है उसको दे दूंगा। और देखो पॉइंट्स हमने कैसे लिखे हुए हैं, कि पहला जो मैंने पॉइंट लिखा वो सबसे होलिस्टिक है, कि भाई पहला पॉइंट लिखा और उसके अंदर दूसरे पॉइंट्स लिख दिए एबीसी। दूसरा मैंने लिखा अगेन उसके अंदर एबीसीडी है,
पर वो किस तरीके से लिखा हुआ है, लाइन वाइज लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास उतना डेटा नहीं है। और तीसरे चौथे में मैंने ABCD बार जैसा कुछ किया ही नहीं। ये आपके आंसर को ना थोड़ा सा मल्टी डायमेंशनल बनाता है, क्योंकि बंदे ने एक ही पैटर्न में नहीं लिखा है, काफी सारी पैटर्न में लिखा है। आप चाहते तो इधर भी छोटा सा डायग्राम बना सकते थे, ये PSLV GSLV है उस तरीके से। भाई आप लिखते कैसे, भाई फिनोमिनल लॉन्च व्हीकल, और यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना दिया आपने ठक ठक करके, भाई यहाँ पे GSLV SSLV, तो कर सकते थे ऐसा भी, ठीक है। अगेन ये भी आपके आंसर को मल्टी डायमेंशनल बनाता है कि हाँ भाई बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हो आप अपने नॉलेज को। ओके, फिर यहाँ पे आ जाइए, सोशियो इकोनॉमिक में क्या लिखा भाई, अगेन सब कॉमन की भाई नेशनल सिक्योरिटी में हेल्प करता है, जैसे कि हमारा नाविक सैटेलाइट सिस्टम, फिर बेटर सर्विस डिलीवरी करता है, टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन और टेली कम्युनिकेशन बाई GSAT सैटेलाइट सिस्टम। यहाँ पे मैं लिख सकता था जैसे कि कोविड-19 के टाइम पे, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा तभी काम आया ऐसी सब टेक्नोलॉजी। फिर प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन हम बढ़ा सकते हैं, जैसे कि अग्निकुल कॉस्मोस। अभी देखो, एक्चुअली मुझे कुछ भी नहीं पता है कि अग्निकुल कॉस्मोस ने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का यूज किया है या नहीं किया है, बट अज्यूम करो कि कोई नई नई कंपनी है, ठीक है। अभी देखो नई नई कंपनी है, मतलब ये कंपनी का नाम तो आपको पता होना चाहिए, वरना आप नहीं लिख सकते हो। मुझे क्यों पता है, क्योंकि करंट अफेयर में बहुत बार आ चुकी है अग्निकुल कॉस्मोस। एक और आती है स्काई रूट, आती है स्काई रूट, मुझे ये याद था तो तभी मैंने ये लिख दिया। अभी मैं अज्यूम बस कर रहा हूँ कि क्या अग्निकुल नई कंपनी है और वो स्पेस के साथ जुड़ी हुई है, तो वो सैटेलाइट का यूज करेगी कि नहीं करेगी, डेफिनेटली करेगी। तो बस उसका एग्जांपल लिख दो, और मैं देखो मैंने चेक नहीं किया, आप खुद चेक करके देख लो। आई बेट यू कि यहाँ पे डेफिनेटली अग्निकुल ने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का कुछ ना कुछ यूज किया होगा या फिर उसकी बात की होगी, गारंटी से, क्योंकि वो करेंगे ही। अग्निकुल ही नहीं है, स्काई रूट ने भी की होगी, क्योंकि उनको जरूरत पड़ेगी ये सब काम की, ये हमें उधर स्मार्टनेस यूज करनी है। चलिए आगे देखते हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट में भी काम आएगा कि भाई कहाँ पे कौन से रिसोर्स है, तो माइनिंग इंडस्ट्री में काम आ सकता है। ओके, और टू कंक्लूड, भाई इंडिया स्पेस साइंस अचीवमेंट हेल्प इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी देखो ये मैंने क्या बोला, जो क्वेश्चन में पूछा गया ना वही मैंने लिख दिया कि हाँ भाई अचीवमेंट और हेल्प किया सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। और ये हमें कैसे हेल्प करेगा, तो भाई लीडर ऑफ स्पेस बाय 2047, दैट्स इट, ये हो गया हमारा, ठीक है। अभी देखो क्या आपको इसमें कुछ भी नॉलेज की जरूरत थी, ये सारी चीजें ऐसी है जो मैंने आपको पढ़ाई हुई है, एक भी चीज ऐसी नई नहीं है, एक भी नहीं। तो आप ये सब यूज कर सकते थे, हमने सब पढ़ा हुआ है ये। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी हम करंट अफेयर अपना कवर करते हैं। सबसे पहले ना हम छोटी न्यूज कवर करते हैं, बड़ी न्यूज में इतना कुछ है, मतलब एक आध दो में आप रख लो, बाकी और कुछ खास है नहीं। चलिए पहले शॉर्ट न्यूज हम कर लेते हैं। यस, यहाँ से आ जाता है, डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन। ओके, डोमिसाइल का मतलब क्या होता है, रेसिडेंट, ठीक है। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बोला कि कोई भी स्टेट रेसिडेंट के बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं दे सकता है, स्पेशली इन PG फॉर मेडिकल सीट्स। अब PG इन मेडिकल मतलब कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन करता है मेडिकल के अंदर उसको, क्योंकि बहुत सारे स्टेट ना अभी अभी ऐसा कर रहे हैं कि भाई मेरे स्टेट में मेरे ही जहाँ पे लोग हैं रेसिडेंट वही काम करेंगे। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि ये वायलेट करता है आर्टिकल 14 को। ओके, साथ ही साथ हमारा जो आर्टिकल 16 क्लॉज 2 है, इवन 15 भी है, वो दो मना करता है कि भाई आप किसी की पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेसिडेंट, ठीक है। तो क्या इसके अलावा कोई ग्राउंड है तो कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। कोई एट्थ ग्राउंड आ जाए तो आप कर सकते हो। अभी जो 15 है ना, वो हमारी बात करता है एजुकेशन के रिलेटेड, और जो 16 है वो हमारी बात करता है एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड, डू रिमेम्बर। ओके, अभी इसी के अंदर ना क्लॉज 3 दिया गया है, जो कि अलाउ करता है पार्लियामेंट को कि आपको अगर जरूरत लगती है तो भाई आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब यू कैन प्रिस्क्राइब रेसिडेंस एज अ क्राइटेरिया, और उसमें आप रिजर्वेशन दे सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस आपको याद क्या रखना है, एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई एक्सेप्शन में कि हाँ भाई ये अलाउड है क्या नहीं है, कुछ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में तो हाँ भी अलाउड है, हमेशा के लिए लागू नहीं होता है। फिर है इकोवास। तो भाई जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज है, देखो साउथ अफ्रीका का अगर हम मैप देखते हैं ना, तो ऐसा कुछ मैप है, ठीक है। यहाँ की जो कंट्रीज है ना, यहाँ पर एरिया में ये जो कंट्रीज है उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है जो कि इकोवास, इकोवास स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट। देखो दिख रहा है ना, क्योंकि ये वेस्ट एरिया है इसीलिए वेस्ट अफ्रीकन स्टेट। यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज है, तो भाई बेनिन
ठीक है, पढ़ लेना। इन शॉर्ट आपको एक ही याद रखना है यहाँ पे, एक नाइजीरिया। नाइजीरिया ही क्यों याद रखवा रहा हूँ मैं, क्योंकि नाइजीरिया यूपीएससी के पीवाईक्यू 2024 में था इसीलिए। और दूसरा आपको नाइजर रखना है। नाइजर क्यों, क्योंकि सेम है, नाइजर नाइजीरिया, आप गलती ना कर लो, सेम मतलब एक जैसी पढ़ने में आती है, नाइजर या नाइजीरिया। ओके, इन शॉर्ट न्यूज में क्या था हमने ये तो देख लिया। तो रिसेंटली 4 कंट्रीज है, माली, बुर्किना फासो और सॉरी 3 कंट्रीज है, माली, बुर्किना फासो और नाइजर। उन्होंने इकोवास से अपने आप को रिमूव कर दिया है कि भाई हम इसके अभी पार्ट नहीं है, दैट्स इट, इसलिए न्यूज में था। और जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, इट इज इकोनॉमिक कॉपरेशन। ओके। और दूसरा है, जो इकोवास के सिटीजन है वो एक दूसरे कंट्रीज में जाके इजीली रह भी सकते हैं और काम भी कर सकते हैं, और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, काम करने में क्या, एक दूसरी जगह पे आप सप्लाई ऑफ गुड्स कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, इससे इजी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वही नाइजीरिया के अंदर है, अबूजा। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको नाइजीरिया याद रखवाया है, याद रखना, क्योंकि ये ऑलरेडी पीवाईक्यू में पूछा गया है। नाइजीरिया वाज इन 2024 क्वेश्चन, जो वहां पे पूछा गया था अपना, ये डिक्लाइनिंग बर्थ रेट के बारे में पूछा गया था। और नाइजीरिया का कोई बर्थ रेट डिक्लाइनिंग नहीं है, हमने ऑलरेडी पहले बात की। उनका ना बर्थ रेट ऑलमोस्ट 2.7 या हाँ 2.73 के आजू बाजू चल रहा है। ठीक है, 2.7 से लेकर 3 के आजू बाजू चल रहा है उसका बर्थ रेट, इवन पूरे वर्ल्ड में सबसे हाई है, डिक्लाइनिंग नहीं है। और यूपीएससी ने पूछा था क्या 2024 में कि भाई इसका डिक्लाइनिंग है कि नहीं है, आपको अगर ये पता होता तो आप इजीली वो आंसर कर लेते, सिर्फ यही एक पॉइंट से, क्योंकि इसका सबसे हाईएस्ट है और वो पूछ रहा था डिक्लाइनिंग है कि नहीं। ओके चलिए, इग्नोर इट। अभी के लिए आपको यही याद रखना है, इकोवास क्या है, तो अबुजा नाइजीरिया में उसका हेडक्वार्टर है। यहाँ के सिटीजन्स फ्रीली घूम सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, और ये 3 कंट्री उसके मेंबर अभी नहीं रहे हैं। ठीक है, नाइजीरिया है वो याद रखना, और जो वेस्ट अफ्रीकन स्टेट है वो इसके मेंबर है। अभी मैं यहाँ पे पूछ लूँ कि भाई एस्ट्वाटिनी मेंबर है कि नहीं, तो आपको पता चल जाना चाहिए वो नहीं है, वो कि वो एकदम ही नीचे आता है। फिर ये जाम्बिया मेंबर है कि नहीं, डेफिनेटली नहीं है। सिर्फ वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज का ही ये कम्युनिटी का पार्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है कुर्दिस्तान रीजन, ये हमने बहुत बार देखा हुआ है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखो, कुर्दिस्तान रीजन पड़ता कहाँ पे, तो जहाँ पे कुर्द पीपल रहते हैं वहां पे ये रीजन पड़ता है। ठीक है, कुर्द पीपल कौन से है भाई, तो भाई यूजुअली पहले के टाइम पे ये जो एरिया हाईलाइटेड है, यहाँ पे कुर्द पीपल रहते थे। फिर अपना ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, वो खत्म होता है और ट्रीटी ऑफ सेवरिस साइन होती है, और यहाँ पे ये कुर्द पीपल को बोला जाता है कि भाई जो आपका एरिया था वो आपको वापस दिया जाएगा और आप उधर ही रहना। बट उसके थोड़े सालों बाद ही 1924 में ट्रीटी ऑफ लोशान साइन होती है, और वहां पे ये लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं यार, आपको कोई एरिया बेरिया नहीं मिला है, ऊपर से नए कंट्रीज बन गए हैं, जैसे कि इराक, सीरिया, मतलब ये नई कंट्रीज बन गई, तो इनका तो कोई एरिया रहा ही नहीं। तो तब से लेकर अब तक ये लड़ रहे हैं भाई कि हमें हमारा एरिया दे दो, दैट्स इट। ओके, इनके एरिया में भाई क्या क्या आता है, तो इराक, ईरान, सीरिया, टर्की एंड अर्मेनिया भी। ओके, और यूजुअली ये कहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ा एरिया कहाँ पे है, तो टर्की में सबसे ज्यादा एरिया है, और इसीलिए यहाँ पे यूजुअली फाइटिंग चलती रहती है। हर जगह चलती है, इराक ईरान में भी चलती है, बट ज्यादा हमें टर्की के एरिया में देखने को मिलती है। और यहाँ पे तो क्या है, ये तो एरिया ही पूरा डिस्टर्ब है, ये ईरान इराक और सीरिया वाला तो एरिया ही पूरा डिस्टर्ब है, वहां तो हर कोई लड़ाई करता रहता है। बट टर्की में इतना हमें नहीं देखने को मिलता है। चलिए, अभी क्या इधर हमारा पढ़ाई खत्म हो गया, डेफिनेटली नहीं। क्यों, क्योंकि कुर्द जो पीपल है उसके बारे में यूपीएससी के पीवाईक्यू में भी आ चुका है, तो हमारा फर्ज बनता है ठीक से करना। चलिए कर लेते हैं भाई पीछे। देखो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, ये हमने कल पर अब 1-2 दिन पहले ये किया था, राइट। M23 रेबल हमारा न्यूज में था, तब हमने उसको देखा था, ये किरू इतोरी वाला कॉन्फ्लिक्ट, तो वो हमने देखा हुआ है ऑलरेडी। अभी यहाँ पे हमें एक्सट्रीमिस्ट नहीं, रिलीजियस माइनॉरिटीज को देखना है या फिर कम्युनिटीज को देखना है। ये रहा देखो कुर्द, जिसकी मैंने बात की अगेन। ओके, यहाँ पे भी देखो ट्रीटी ऑफ सेवरिस लोशान लिखा है, फेल फॉर कुर्द, मतलब उनको कुछ फायदा नहीं मिला था। दूसरी ऐसी कम्युनिटीज कौन कौन सी है, तो भाई रोहिंग्या है, जो कि रखाइन प्रोविंस के म्यांमार एरिया में हमें देखने को मिलती है। अभी देखो ये म्यांमार वाले एरिया आपको नहीं पता है तो देख लेना, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैप नहीं डाला हुआ है। ठीक है, अभी कौन है ये रोहिंग्या, तो ये मुस्लिम्स है, बट उनके म्यांमार के रहे हुए जो बुद्धिस्ट लोग हैं, उन लोगों ने ये मुस्लिम्स को मार मार के भाई अपनी जगह से हटा दिया। क्यों हटा दिया, तो वो बोल रहे थे कि आप भाई इधर के ऑलरेडी इधर के लोग इधर से नहीं हो, तो आप हमारी जगह खाली कर दो। अभी देखो मुस्लिम्स वहां से सालों से रह रहे थे। ऐसा बोला जाता है कि जो अपने औरंगजेब के बेटे थे, उस टाइम से, औरंगजेब के बेटे नहीं शायद, सॉरी, अपना जो अकबर के बेटे थे,
ठीक है। तब से लेकर अब तक वहां पे रोहिंग्यास रह रहे थे, बट फिर अचानक से वो एक्सट्रीमिज्म आ गया भाई बुद्धिस्ट कम्युनिटी के अंदर। वैसे तो बुद्धिस्ट कम्युनिटी काफी पीसफुल होती है, बट फिर भी उन लोगों ने भाई मुस्लिम के साथ लड़ाई शुरू कर दी, और इतनी लड़ाई शुरू की कि उनको एक म्यांमार का रखाइन प्रोविंस है, एकदम एट टिप पे आता है म्यांमार की भी, वहां पे खदेड़ दिया। अभी ये रोहिंग्या न तो म्यांमार के रहे और न ही इंडिया इन्हें अपने स्टेट में ले रहा है, मतलब इंडिया हमारे में ले रहा है, ना ही बांग्लादेश दे रहा है और ना ही म्यांमार ले रहा है, मतलब ये कहाँ के भी नहीं रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे जितनी भी मैं कम्युनिटीज की बात करूंगा सारी की सारी वैसी है, हम सबकी डिटेल में बात नहीं करेंगे, ये पहला आ गया तो मैंने गलती से बता दिया, थोड़ा हम जल्दी देख लेते हैं। फिर है भाई हाउदीज रेबल। हाउदीज के बारे में आपको पता ही है, ठीक है, जो अपना यमन वाला एरिया है वहां पे ये एक्टिव रहते हैं, और भाई जो शिप भी पाती है उनको लूटते रहते हैं। हमें ध्यान क्या रखना है भाई, जो हाउदी लोग हैं वो किस सेक्ट से आते हैं, तो भाई जायदी सेक्ट से आते हैं, और ये भी किसका पार्ट है, तो ये इस्लाम का पार्ट है, ठीक है। फिर भाई यजदीज है। यजदीज कौन से एरिया में पड़ते हैं, ये यमन में पड़ते थे, ठीक है हाउदी। यजदीज कहाँ पे पड़ते हैं, तो इराक के एरिया में पड़ते हैं। और यजदीज को ना इवन विद इन इस्लाम भी बहुत बुरा बोला जाता है, क्योंकि इनको ऐसा बोला जाता है कि एंजल जब लेने आए थे सब, मतलब जो जो भी लोग थे उनको लेने आए थे, तब गलती से जो यजदीज कम्युनिटी के पीपल थे वो, जो भी वो व्हीकल में बैठे होंगे वहां से गिर गए थे, तो तब से उनको ऐसा बोला जाता है कि ये भी डेविल है, इसीलिए ये गिर गए और इसीलिए वो जन्नत के द्वार तक नहीं पहुंच पाए। तो विद इन इस्लाम भी यजदीज को बहुत मारा जाता है, इवन टिल डेट यजीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको बहुत मारा जाता है, मतलब कि उनके साथ हर एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है। आपने वो आईएसआईएस का नाम सुना होगा कि आईएसआईएस लोग बहुत बुरी तरीके से भाई सबको मार दे रहे थे। ये जो आईएसआईएस जिसको मार रहे थे ना, वो सब कम्युनिटीज कौन सी थी, यजदीज। ये हमें कभी देखने को नहीं मिला और ना ही हमें कभी हाईलाइट किया गया, बट देवर यजदीज। छोड़िए, अभी हम सेंसिटिव मैटर्स में ज्यादा नहीं जाते हैं और पढ़ाई करते हैं। फिर मधेसीज के बारे में देखते हैं, तो भाई मधेसी जो है ये हमें यूजुअली नेपाल में देखने को मिलता है। ये कोई परसिक्यूटेड कम्युनिटी नहीं है। नेपाल की 65% जितनी जितनी जो पॉपुलेशन है वो मधेसीज की है, और ये कौन से एरियाज में रहते हैं, तो तेराई वाले एरिया में रहते हैं। फिर ये सब हमने कल परसों ही देखा हुआ था, तो इसको कवर नहीं करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना आप, N23 रेबल डीआरसी के एरिया में है। चलिए, और ये क्यों इतोरी भी पूछा गया है, मैंने आपको वैसे बता दिया है, बट फिर भी चलो। ये सारी की सारी हमारी रिलीजियस कम्युनिटीज और माइनॉरिटीज हो गई है, जो कि यूजुअली न्यूज में रहती है। वैसे तो देखो टन्स ऑफ होंगी, बट जो न्यूज में रहती है उसके मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। और देखो आपको भी अगर नोट्स बनाना है तो ऐसे ही नोट्स बनाने होते हैं। करंट अफेयर की आप नोट्स नहीं बनाओगे, आप उस टॉपिक की नोट्स बनाओगे, और फिर जब भी करंट अफेयर में ऐसी कुछ चीज आती है उसको आप रिवाइज करोगे। चलिए, फिर है तीस्ता रिवर। अगेन तीस्ता रिवर के बारे में देख लेते हैं भाई। तो ओरिजिन इसका कहाँ पे है, तो भाई सो लामो लेक से। फिर ये सिक्किम से होते हुए, इंडिया से होते हुए बांग्लादेश में फ्लो कर जाती है, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, और इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, मतलब कि भाई ब्रह्मपुत्रा में ये मिलती है, और इसकी ट्रिब्यूटरी है रंगीत रिवर। ओके, ये शिवालिक हिल्स के फ्लोज थ्रू शिवालिक हिल्स, जहाँ पे ये एक शिवोक खोला पास है, वहां से निकलती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने हाईलाइट नहीं किया है, शिवक खोला पास से निकलती है। ओरिजिनली ऐसा बोला जाता है कि ये भी गंगा की ट्रिब्यूटरी थी, बट फिर सालों बाद धीरे धीरे इसका कोर्स बदला और ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी हो गई, ठीक है। चलिए, अभी थोड़ा सा इधर बारे में और देख लेते हैं। तीस्ता का भी रिवर बनाया हुआ है, हमने वैसे इसको ही पढ़ा हुआ है, फिर से पढ़ रहे हैं। ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है, बहुत बार हमने पढ़ा है, लेट्स इग्नोर इट फॉर एज ऑफ नाउ। तीस्ता रिवर के बारे में बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने बोला है ये जेमू ग्लेशियर से निकलती है, और यहाँ पे क्या बोला गया था, खाम्पो लेक से निकलती है। तो दोनों में से सही क्या है भाई, दोनों सही है। यहाँ पे ग्लेशियर है, ठीक है, और यहाँ पे लेक है। आपको जो पूछा जाए वो वहां पे लिखना। चलिए, आगे देखते हैं। जेमू ग्लेशियर तो ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, तो भाई रंगपो, रंगीत और सेवक, सब मैंने आपको बता दिया। फिर जैसे मैंने बताया कि भाई पहले ये गंगा की ट्रिब्यूटरी थी, तो कब चेंज हुआ, तो भाई 1787 में फ्लड्स आ गए थे, तब इसका मतलब वो चेंज रिवर कोर्स शुरू हुआ, और फिर हमें देखने को मिलता है। फिर ये एक ना सिक्किम में लेक बनाता है, चरमाऊ लेक। वो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको पूछ लेगा कि कौन सी रिवर चरमाऊ लेक बनाती है, तो देयर इज हाई चांसेस हमें आएगा ही नहीं, बट अभी ध्यान रखना, ठीक है। और भाई पुराण के अकॉर्डिंग, हिंदुइज्म में जो पुराण होती है उनके अकॉर्डिंग ऐसा बोला जाता है कि जो तीस्ता रिवर है वो पार्वती जी की ब्रेस्ट से निकलती थी। ओके,
तो तीस्ता रिवर के बारे में आपका पूरा हो गया। इसके ऊपर तीस्ता रिवर के बारे में कुछ नहीं, हाँ एक चीज पूछी जा सकती है, यहाँ पे भाई डैम कौन सा है या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कौन सा है, ये मैंने यहाँ पे नहीं डाला हुआ है। आपको अगर पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वो भी जरूरी है याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है गुआंतनामो बे। अभी वही जो डोनाल्ड ट्रम्प जी हैं यूएस के प्रेसिडेंट, जब से आए हैं कुछ ना कुछ बवाल कर रहे हैं। तो इस बार उन्होंने बोला है कि भाई जो भी माइग्रेंट्स हैं जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए हम अलग से एक डिटेंशन सेंटर बना देते हैं इस गुआंतनामो बे के अंदर, ठीक है। अभी सबसे पहले तो ये बे जो है गुआंतनामो बे, इनके ऊपर ये बना रहे हैं, ये सोवरेनिटी है किसकी, मतलब किसकी टेरिटरी है ये एक्चुअली में, तो भाई एक्चुअली ये टेरिटरी है क्यूबा की। बट यूएसए ने अपने पास ले लिया था, मतलब लीज एग्रीमेंट साइन किया था कि भाई हमको ये दे दो थोड़े साल के लिए, और इनको दे दिया गया था। मतलब अभी के लिए जो संभाल रहा है वो कौन कर रहा है, तो यूएसए संभाल रहा है, बट है किसका, तो क्यूबा का है। ऐसा ही सेम टू सेम किसने किया हुआ है, तो भाई चाइना ने किया हुआ है, बहुत सारी जगह पे किया है, बट फेमस है श्रीलंका के अंदर हम्बन तोता पोर्ट। चाइना ने भाई श्रीलंका को लोन दिया हुआ था, ठीक है। श्रीलंका तो चुका नहीं पाया, तो भाई चाइना ने क्या बोला कि भाई ठीक है आप लोन नहीं चुका पा रहे हो, एक काम करो हम आपको ऊपर से और पैसा दे देते हैं, आप ना ये हम्बन तोता पोर्ट हमें 99 साल के लिए दे दो, मतलब भाड़े पे दे दो, 99 साल के लिए ये हमारा हुआ। तो वैसे ही कुछ ये यूएसए ने भी करके रखा है। बट अगर चाइना करता है तो हम बोलते हैं कि भाई डेट ट्रिप डिप्लोमेसी, और यूएसए करता है तो क्या, भलाई का काम कर रहा है। मतलब सुपर पावर्स आर ऑलवेज ग्रीडी फॉर द पावर। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है या फिर ऐसा कुछ है ना, तो ये ध्यान रखना, गुआंतानामो बे आपको काम आएगा। ये इस तरीके से लिंक करते हैं, इस तरीके से मतलब पढ़ते हैं आप हर एक चीज को, कि आप पढ़ रहे हो सिर्फ जियोग्राफी पढ़ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह से आपको जो भी नॉलेज मिल रही है वो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, मतलब ये न्यूज, मतलब ये मैप देख लेते हैं इसका। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे है देखो गुआंतानामो बे। ये देखिए ये क्यूबा का मैप है, ठीक है। क्यूबा सबसे पहले कहाँ पे पड़ता है, देखो ये अपना यूएसए है, ठीक है। यहाँ पे बे, यहाँ पे पड़ता है अपना क्यूबा, बाजू में ही पड़ता है, ठीक है। और जो हम बे की बात कर रहे हैं, ये बे कहाँ पे है भाई, तो ये रहा देखो गुआंतानामो बे, यहाँ पे हमें पढ़ना है। तो अभी के लिए ये बे वाली जो एरिया है उसको यूएस ने अपने पास ले रखा है। ओके, इसके आसपास कौन कौन सी चीजें आती है वो सब हम देख लेते हैं। और ये देखो हैती है, हैती, जमैका, ये सब हमने देखा हुआ है बहुत बार। फिर ये करेबियन सी अपना आइलैंड, और ये केमन आइलैंड, ये सब भी हमें देखा हुआ है, ठीक है। ओके। इसके ऊपर क्या आता है, नीचे कैरेबियन, तो ऊपर अपना अटलांटिक ओशन, और यहाँ पे आता है स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, ठीक है, जो आपको याद रखना है। तो भाई ये हो गया स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। और यहाँ पे दूसरा स्ट्रेट पड़ता है अपना, या स्ट्रेट नहीं सॉरी माफ करना, चैनल पड़ती है। इस चैनल का नाम क्या है भाई, तो युकातन चैनल, ठीक है। ये हमने बोला हुआ है वैसे, फिर भी एक और बार युकातन चैनल। और यहाँ पे उसका पड़ जाता है मेक्सिको वाला एरिया, ठीक है, ऐसा कुछ मेक्सिको वाला एरिया पड़ता है। ये जो मेक्सिको वाला रीजन है ये भी क्या रीजन है, तो युकातन पेनिनसुला है, क्योंकि तीन बाजू पानी है, तो युकातन पेनिनसुला के बाजू में ही युकातन चैनल। फिर और कुछ क्या यहाँ पे, हाँ यहाँ पे दूसरा ये केमन ट्रेंच भी है, क्यों, तो केमन आइलैंड के बाजू में केमन ट्रेंच, तो याद रखने का जरूरत नहीं है। दैट्स इट, इतना ही काफी है। चलिए अभी आगे देखते हैं हमारी न्यूज। फिर है एस्ट्रॉयड बैनू। तो देखो ये ऑलमोस्ट हर साल न्यूज में होता है एस्ट्रॉयड बैनू। बस याद रखना ये बैनू क्या है, तो ये एस्ट्रॉयड है, और हर बार ये अर्थ के आजू बाजू से निकलता है, इसलिए न्यूज में होता है। बोला क्या है भाई, स्मॉल नियर अर्थ एस्ट्रॉयड है दैट पासेस रिलेटिवली क्लोज टू अर्थ अबाउट एवरी 6 years, ठीक है। हटाओ, बाकी कुछ भी इसमें काम का नहीं है। फिर है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर फॉर सोलर फोटोवोल्टिक प्रोडक्ट्स। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी ने इसको नोटिफाई किया है। किसने ऑर्डर्स दिए थे, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने दिए थे। हर एक चीज की क्वालिटी को यही ध्यान रखते हैं, ठीक है। ओके, इस ऑर्डर में बोला क्या गया है भाई, तो जो भी पीवी सेल्स होते हैं हमारे सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम सेल डिवाइसेस कंपोनेंट्स, जो भी इसके चीजें हैं, उनके रेगुलर रिक्वायरमेंट और कंपलसरी रूल ऑर्डर के लिए 2017 में हमने रूल्स बनाए हुए हैं। इसी को हमने ओवरसाइज किया था, अच्छा कुछ किया था, बकवास सब बातें, ठीक है। हटा तो ये भी न्यूज कुछ भी काम का नहीं है। दैट्स इट। इन शॉर्ट क्या ध्यान रखना है हमने, कि भाई फोटोवोल्टिक प्रोडक्ट के लिए एक कोई हमने स्टैंडर्ड बना के रखा है। दैट्स इट। ओके, फिर है ई श्रम माइक्रोसाइट्स एंड ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स। देखो तोड़ो इसको, माइक्रोसाइट मतलब जगह वाला बोल रहा है, ठीक है, छोटी मोटी जगह। और दूसरा क्या है,
शॉर्टेज इंडेक्स की, कहाँ पे ऑक्यूपेशन की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। और ये सब हम किसके थ्रू कर रहे हैं, तो ई श्रम पोर्टल के थ्रू कर रहे हैं। इस तरीके से पढ़ते हैं, इवन जो आप क्वेश्चन भी पढ़ोगे तो इसी तरीके से पढ़ोगे। यहाँ पे इन शॉर्ट क्या बोला जा रहा है, ई श्रम पोर्टल क्या है, तो भाई कोई भी मजदूर है, मतलब जो काम करने वाले लोग हैं जिसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उन्होंने यहाँ पे ई श्रम पे रजिस्टर करवाया हुआ है। तो यहाँ पे ये लोग जिसको काम चाहिए उसको और जिसको काम देना है उसको, दोनों को मिला देंगे, दैट्स इट, ठीक है। और इसमें मिलाने वाले कौन है, तो स्टेट, जिनको कुछ काम करवाने के लिए कोई मजदूर की जरूरत है, और जो भी मजदूर जिनको काम करना है, ठीक है, इन दोनों को ये लोग मिला देंगे, दैट्स इट, सिंपल है। बस इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, सॉरी, कि जो ई श्रम पोर्टल है वो किसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ओके, हमारी लास्ट न्यूज़ है ओमान के रिलेटेड। तो रिसेंटली ओमान और इंडिया के बीच में हमारा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंट एग्रीमेंट साइन है, उसको हमने थोड़ा सा अमेंड किया था, थोड़ा सा चेंजेस किया था, दैट्स इट, कुछ भी काम का नहीं है बाकी है। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंट एग्रीमेंट क्या होता है वो हमने दो बार इतनी बार बताया मुझे भी नहीं याद है, कि दो कंट्री के बीच में एक ही पर्सन का, मतलब एक पर्सन का इस कंट्री में भी ट्रेड है, मतलब इधर भी बंदा दोनों जगह पे बिजनेस करता है, तो क्या दोनों जगह पे टैक्स भरेगा, डेफिनेटली नॉट। तो दोनों कंट्री ना एग्रीमेंट साइन कर लेती है कि जो डबल टैक्स भरना पड़े इसको, उसको हम अवॉइड कर देते हैं। इसीलिए डबल टैक्सेशन अवॉइड एग्रीमेंट, ये बोल देंगे कि भाई एक काम कर, तू ही सारा का सारा टैक्स लेना, चल जाएगा, या फिर 100 रुपये तू रख लेना, 50 में रख लूँगा। इन शॉर्ट ऐसा कुछ एग्रीमेंट साइन हो जाए टैक्सेशन के रिलेटेड, दैट्स इट, ठीक है। समरी में बता दे रहा हूँ, पूरा का पूरा ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत बार मैंने बताया हुआ है, और क्या बड़ा बहुत हो जाएगा एक एक चीज़ में बता रहूँगा तो। ओके, तो ये भाई अरेबियन पेनिनसुला का पार्ट है, ठीक है। आजू बाजू की कंट्रीज़ कौन सी है देख लेते हैं, तो सऊदी अरेबिया, यमन और यूएई, ठीक है। और ओके, यहाँ पे खास जगहें कौन कौन सी है, तो भाई कोस्टल प्लेन जो है उसको हम बोलते हैं अल बतीना, फिर डेजर्ट्स जो है उनको हम बोलते हैं रबल खली, और जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है उनका माउंट शम, जिसको हम बोलते हैं सन माउंटेन। ये याद रखना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी कभी कभी ऐसा पूछ लेता है, अभी के लिए पूछा नहीं हुआ है, पर हम मौका भी क्यों दे, याद रख लेंगे, ठीक है। ऐसा अल्टा पुल्टा नाम आता है तो हमें याद रखना है, ओमान का नाम है ये, सन माउंटेन तो अलग से याद रखना, ठीक है, ओमान। ओके, यहाँ की हम वाटर बॉडीज़ देख लेते हैं। अभी मैंने बहुत बार देखो बताई हुई है, फिर से एक और बार ताकि आपको याद ही रह जाए। यहाँ पे हम ऊपर के एरिया में आते हैं ना, तो हम देखेंगे PHO, मतलब कि पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस एंड गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। और नीचे के वाले एरिया में आएंगे तो RBA, या मतलब कि रेड सी, यहाँ पे B फॉर बाब अल मंदब, ठीक है, ठीक से लिखता हूँ, बाब लिख देता हूँ सिर्फ, बाब अल मंदब, और यहाँ पे A फॉर गल्फ ऑफ एडन। और भाई यहाँ पे आपको ये छोटू सा आइलैंड दिख रहा है, ठीक है, एडन के यहाँ पे, ये आइलैंड का नाम क्या है, तो ये है सोकोत्रा आइलैंड, सोकोत्रा। और ये किसका है, तो भाई ये यमन का है, ठीक है। यहाँ मतलब कई बार ना हाउदी रेबल्स जो होते हैं वो यहाँ से भी टारगेट करते हैं और घेर बेर लेते हैं, यहाँ कोई शिप आ रही होती है तो हाउदी हमने देखा पीछे भी, ठीक है, कि हाउदी कौन होते हैं। चलिए, हमारी सारी छोटी न्यूज़ हो गई है जो कि एक्चुअली ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो हमने उसको ले लिया। अभी बड़ी न्यूज़ लेंगे जो कि ज़्यादा कुछ खास है नहीं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मैनुअल स्कैवेजिंग इन सिटीज़ के लिए रिट पिटीशन आई है और उसको बैन किया है, ठीक है। कौन कौन सी सिटीज़ है, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, बेंगलुरु, हैदराबाद, ठीक है। मैनुअल स्कैवेजिंग के बारे में हमने पहले भी बहुत बार देखा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। आपको ना मैनुअल स्कैवेजिंग के ऊपर कुछ आता है तो एक ही जजमेंट याद रखना है, वो है बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। डू रिमेंबर, बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बोला क्या गया था कि भाई गवर्नमेंट को बोला था कि ये मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रैक्टिस है वो पूरी तरीके से हमें बंद करनी है और उसके लिए आपको मेजर्स लेने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बोला था कि मैंने जो बलराम सिंह में बोला कि आपने अभी वो फॉलो किया, ये सब ने अभी भी नहीं किया हुआ है हर जगह पे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सबको डांट लगाई थी गवर्नमेंट को। ओके, मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होती है, तो भाई जो हमारे जब ड्रेनेज होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े मतलब अंडरग्राउंड भी बहुत सारे ड्रेनेज होते हैं, उन सबको कायदे से कोई बंदा उतर के साफ करता है तो उसको बोलते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग, ठीक है। स्कैवेंजिंग का मतलब होता है साफ सफाई, मैनुअल का मतलब होता है मैन्युअली करना साफ सफाई को, ठीक है। तो इट इज़ मैन्युअली क्लीनिंग, कैरिंग, डिस्पोजिंग एंड हैंडलिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा फ्रॉम ड्राई लेट्रिन्स, ड्रेन्स एंड सैनिटेशन सर्विसेज। अभी देखो, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है उसमें बहुत सारी गैसेस होती है, मतलब जब भी कभी जो ड्रेनेज में वो लोग उतरते हैं, ठीक है, साफ़ करने के लिए, तो सिर्फ दम घुटने से उनकी मौत हो जाती है कई बार, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। और इसीलिए
1993 में इसको बैन कर दिया गया था अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड मैनुअल स्कैवेंजर्स इन इट्स प्रोहिबिशन एक्ट, बट एक्चुअली में कभी ये बंद हो ही नहीं पाया। अभी तक बहुत सारे लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ही खुद साफ सफाई करने के लिए उनको रखती है और फिर मर जाते हैं। तो भाई इनके जिम्मेदार कौन है? कोई नहीं है, गलती हो गई भाई। इसीलिए मैंडेटरी है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उनको भाई बहुत बड़ा कंपनसेशन भी देना होता है, बट कंपनसेशन आपकी लाइफ कभी भी नहीं वापस ला के देता है। ठीक है, अभी जो भी हो, प्रेजेंट स्टेटस क्या क्या है भाई? तो 775 डिस्ट्रिक्ट से अंदर 4, 5, 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी के लिए मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो अच्छा डेटा है, बट आप सोचिए अभी भी 300 में हो रही है, ये दिक्कत वाली बात है। आप ये डेटा ही अच्छा नहीं, मतलब ठीक है, और हम इसको कौन में यूज़ करेंगे भाई? अभी भी ऑलमोस्ट हाफ के अंदर मैनुअल स्कैवेंजिंग हो रही है। ओके, तो भाई दिक्कत क्या क्या है भाई? ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, डिग्निटी के खिलाफ है, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, और इसके हेल्थ इश्यूज भी बहुत सारे होते हैं। फिर लिंक करता है कास्ट से, क्योंकि ज़्यादातर जो मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं वो दलित कम्युनिटी से होते हैं। रिफॉर्म की हमें डेफिनेटली बहुत नीड है। और वही हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क भी है जो कि इसको मना करता है, जैसे कि आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 17 जो कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने की बात करता है, 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। गवर्नमेंट ने इसके लिए एक्ट भी लेके आ रखा है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड द रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013, जो कि बैन करता है मैनुअल स्कैवेंजिंग को। बट गवर्नमेंट खुद ही लाती है और खुद ही करवाती है, बट कोई सेंस नहीं बनता है। और फिर नमस्ते स्कीम भी हम लाए हैं। नमस्ते स्कीम स्टैंड्स फॉर नेशनल एक्शन मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ठीक है, अभी ये नमस्ते वहाँ पे आएगा ना तो आपको क्या लगेगा पता है? ये टूरिज्म के रिलेटेड स्कीम है। तो जो आपके दिमाग को लग सकता है ना एग्जाम के अंदर कि यार एग्जाम में अगर मुझे ये पढ़ाना होता तो ये लगता, उसको ठीक से याद करना है, क्योंकि अगर उधर आएगा ना देयर इज हाई चांसेस यू विल मेक मिस्टेक। और ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी करता हूँ, मुझसे भी गलती हो जाती है। मतलब ऐसी सब चीज़ें होती है कि लगता है हाँ हाँ ये तो वही होगा, नाम से ही पता चल रहा है, पर एक्चुअली वो गलत होता है। ठीक है, और ना मैं तो बोलता हूँ कि अगर आप भी अपने एरिया में कहीं पे देखते हो, देर इज़ वेरी रेयर चांसेस कि ऐसा भी होता है, बहुत सारी जगह मेट्रो सिटीज़ में तो होता ही नहीं है, बट अगर आप कहीं पे देखते हो ना, आप कायदे से आवाज़ उठाओ। अगर कोई वहाँ पे ठेकेदार है या फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनको बताओ कि यार ये तो इलीगल है, मैं वीडियो भी कैप्चर कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ और मैं इसको अपलोड कर दूँगी, क्योंकि ये इलीगल है तो मैं इसको होने नहीं दूँगा या फिर नहीं होने दूँगी। ठीक है, और यकीन मानिए आपके सिर्फ इतना कहने से कोई बवाल बवाल नहीं होने वाला है, बट वो बंद कर देंगे। आप सिर्फ कंप्लेन करने का बोलोगे ना कि भाई मैं कंप्लेन कर दूंगी, मेरे झूठ मूठ बोल दीजिए कि भाई तो भी चल जाएगा कि भाई मेरे ये वो रिश्तेदार गवर्नमेंट में ही है, चल जाएगा। छोड़िए, चलिए। होम मिनिस्टर ने भी अप्रूव किया है फंड फॉर डिजास्टर मिटिगेशन इन वेरियस स्टेट। ओके, सिंपल है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हमारे पास ऑलरेडी फंड है और उसमें कुछ नए डिजास्टर के लिए हमने फंड अप्रूव किया है, दैट्स इट। सबसे पहले ये कौन सा फंड की हम बात करें तो नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे आ जाइए मिटिगेशन फंड के बारे में। तो 2021 में हमने इसे क्रिएट किया था बाय द रिकमेंडेशन ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन। ये किसका पार्ट बनता है? तो ये नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड का ही पार्ट बनता है। ठीक है, अलग से ये मिटिगेशन फंड है। स्टेट के पास अपना भी फंड होता है, स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड सारे स्टेट के पास है एक्सेप्ट तेलंगाना, उसने अभी तक नहीं बनाया हुआ है। और ये जो स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड होता है उसकी जो फंडिंग होती है उसमें से 75% जो फंडिंग होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करती है। ठीक है, और उसमें से भी 90% कर देगी अगर आपका स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न या फिर हिमालयन स्टेट का पार्ट है। ओके, तो आपको समझ में आ गया, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड है। ठीक है, मिटिगेट करने का मतलब क्या होता है? उसको होने न देना, उसको रोकना। और एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? हो तो रहा है, बस उसमें हम कैसे अब एडेप्ट हो सकते हैं, हमारे जो नुकसान है उसको कैसे कम कर सकते हैं। ओके, तो अभी के लिए हमने किन के लिए मतलब फंड रिलीज़ किया, अप्रूव किया है? तो भाई फ्लड मैनेजमेंट के लिए, ग्लोफ मिटिगेशन और मैनेजमेंट के लिए, और लैंडस्लाइड मिटिगेशन मैनेजमेंट के लिए। साथ ही साथ हमने भाई फॉरेस्ट फायर रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी फंड अप्रूव किया है और लाइटनिंग सेफ्टी के लिए भी किया है, एंड एट लास्ट हाँ ड्रॉट प्रोन एरियाज़ के लिए भी किया है। ठीक है, अंदर का आपको कुछ याद रखने का ज़रूरत नहीं है, उसको हटा दीजिए, सिर्फ नाम याद रख लीजिए कि ड्रॉट, फ्लड, लाइटनिंग, फॉरेस्ट फायर, इन सब के लिए है। ठीक है, लाइटनिंग मतलब क्या भाई? लाइट मत समझ लेना, लाइटनिंग मतलब वो बिजली जो कड़कती है ना, उसकी बात चल रही है। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी ना नेक्स्ट वो पाइनएप्पल एक्सप्रेस वाला था, एक सेकेंड, इकोलॉजिकल ग्रीनलैंड, हाँ यही रहे, यही है।
ओके क्या है, एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन कॉज फंडामेंटल इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन ग्रीनलैंड। देखो ग्रीनलैंड तो आपको पता है, हम अपना वर्ल्ड मैप बनाते हैं ना, तो ये अपना अमेरिका हो गया, ठीक है। यहाँ पे वो जो छोटा सा पड़ता है आपको ऐसा आइलैंड जैसा, ये है अपना ग्रीनलैंड, ठीक है। ये साउथ अमेरिका, ये अपना अफ्रीका, ये इंडिया, ये वाला यूरोप का एरिया, और ये अपना ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये वाला एरिया जो है वो ग्रीनलैंड है। देखो इसी स्पीड से आपको भी मैप बनाना आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो प्रैक्टिस कीजिए कॉन्स्टेंटली, क्योंकि ज़रूरी है। ये मेरा यूरोप थोड़ा सा छोटा बन गया क्योंकि डिजिटल बनाते तो कभी कभी हो जाता है, बट फिर भी ये एरिया ग्रीनलैंड है। और ये ग्रीनलैंड जो भी है वो पूरा का पूरा स्नो वाला एरिया है। और जितना भी स्नो है उसका मतलब क्या है कि ये जो सन रेज आएंगी उसको बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट कर देगा, और इसकी स्नो जो है वो पिघलती जाएगी, तो क्या होगा भाई, तो डेफिनेटली ये ज़्यादा सनलाइट को ऑब्जर्व करेगा, और ज़्यादा सनलाइट को ऑब्जर्व करेगा तो इसकी जो बर्फ़ है वो और ज़्यादा पिघलेगी, ये एक लूप बना देगा। उस लूप को क्या बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक लूप, ठीक है। और अगर सब कुछ पॉजिटिव करता तो क्या बोलते, तो बोलते पॉजिटिव फीडबैक लूप, सिंपल। ओके, ये हमने थोड़ा बहुत स्टैटिक देख लिया हमारा। अभी न्यूज़ में क्या था, तो बोला जा रहा है कि ये जो इसकी बर्फ़ है ना वो पहले कार्बन सिंक की तरह काम कर रही थी, मतलब सारे कार्बन को स्टोर करके बैठी थी। अभी ये कार्बन इमिट कर रही है, इसका जो इमिशन है वो भी 350% जितना राइज हो गया है अभी रिसेंट के टाइम में। तो हमें भाई ये तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि स्नो पड़ी हुई थी, अब ये स्नो मेल्ट हो रही है, तो इस स्नो के अंदर जो जो भी कार्बन स्टोर था वो सब इमिट हो रहा है। अब ये क्यों इमिट हो रहा है अब हम खुद जानते हैं, क्योंकि हम इमिशन ज़्यादा कर रहे हैं, उसकी वजह से गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है तो स्नो मेल्ट हो रही है, स्नो मेल्ट हो रही है तो हमारा इमिशन और ज़्यादा बढ़ रहा है, और ये और बढ़ेगा तो अगेन क्या होगा, और गर्मी बढ़ेगी। ये नेगेटिव फीडबैक लूप, ठीक है। ओके, क्यों हो रहा है, तो देखो वही लिखा है, परमाफ्रॉस्ट हो रहा है, हम ऑर्गेनिक जो कार्बन होता है वो रिलीज़ हो रहा है, और कार्बन सिंक जो था वो इमीटर हो गया है। यहाँ पे इसके ड्राइवर्स कौन से हैं, तो एक ड्राइवर इसका एटमॉस्फेरिक रिवर भी बोला गया है। एटमॉस्फेरिक रिवर के बारे में पूरी की पूरी बात है। ओके, एटमॉस्फेरिक रिवर क्या होती है भाई, तो देखो सिर्फ नाम को तोड़ो, मैं रिवर सिर्फ बताता हूँ। रिवर क्या होती है, तो भाई पानी का बहाव बह रहा है जो वो रिवर है, ठीक है। अभी यही पानी भले ही ना बह रहा हो, कोई समझ लीजिए बहुत हैवी बादल हैं जिसके अंदर बहुत पानी भरा हुआ है बादल के अंदर, ठीक है। और ये बादल कहीं पे बह रहे हैं, मतलब बादल कहीं पे जा रहे हैं, बहुत हैवी बादल है, ठीक है, पूरा पानी से भरे हुए हैं बादल हैं, और वो कहीं पे फ्लोट हो रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है कि ये एटमॉस्फेयर में रही हुई रिवर है, राइट। तो ऐसे बादल जिसके अंदर बहुत सारा पानी भरा हुआ है और वो इधर उधर कहीं पे जा रहे हैं, देन वी विल कॉल इट एटमॉस्फेरिक रिवर। ऐसी कोई फेमस एटमॉस्फेरिक रिवर है, यस है, पाइनएप्पल एक्सप्रेस, ठीक है। ये ध्यान रखना, आपको शायद पूछ ले कि भाई पाइनएप्पल एक्सप्रेस क्या है, तो ये एटमॉस्फेरिक रिवर है, ठीक है। इसका नाम है इन शॉर्ट। ये बहुत सारे मतलब बादल आते हैं, और जो ये अपना अमेरिकन कोस्ट है ना, वहाँ पे बहुत बारिश करवा देते हैं। ये ऐसे आते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, एक बार फोटो देख लेना, बहुत पावरफुल बादल होते हैं और वहाँ पे बहुत बारिश करवाते हैं। ओके, तो देख लीजिए, एटमॉस्फेरिक रिवर रिलेटिवली लॉन्ग नैरो रीजन इन द एटमॉस्फेयर लाइक रिवर इन द स्काई, यस, ट्रांसपोर्ट मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर इन आउट ऑफ ट्रॉपिक्स, ठीक है, ठीक है। ये किसकी डेफिनेशन है, तो भाई नोआ की डेफिनेशन, नेशनल ओशनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखो कुछ भी आपको एटमॉस्फेयर के ऊपर लिखना है, मेंस में अगर कुछ भी एटमॉस्फेयर के ऊपर पूछा गया है तो आप हर जगह पे लिख दोगे नोआ, ठीक है। नोआ मतलब यही, नेशनल ओशनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ये उसी का देखता है, मतलब कुछ भी कोई भी टॉपिक होगा उन्होंने इसके बारे में कुछ ना कुछ बोला ही होगा, ठीक है। फिर दे आर टिपिकली लोकेटेड इन एटमॉस्फेरिक रिवर की बात कीजिए, लो लेवल जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या होती है भाई, तो ये अपना अर्थ है, ठीक है, उसके ऊपर पोलर वाले एरिया में ऊपर नीचे दोनों बाजू, और जो ट्रॉपिक वाले एरिया में है ऊपर भी, दो ऐसे ऐसे हवा के लाइन चल रही है, मतलब ये बहुत तेज़ हवाएं चल रही है, ये पूरी की पूरी एक लाइन जैसा बन गया है, तो इसको हम जेट स्ट्रीम बोलते हैं। लाइन जैसा क्यों बन जाता है, अरे यार ये अलग से टॉपिक हो जाएगा, बट चलिए, हवा हमारी, ठीक है, हमारी जो एयर होती है वो इवापरेट होती जाती है, ठीक है, इवापरेट एक लेवल तक होती है, फिर लेफ्ट और राइट मुड़ जाती है, पर सारी की सारी लेफ्ट मतलब एक लेवल तक ऊपर जाएगी, फिर उसका एंड आ जाएगा ना, बहुत वो डेंस हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी तो नीचे गिरेगी, पर ये लेफ़्ट राइट होती है। और क्या सारी की सारी लेफ़्ट राइट हो जाएगी, नहीं, कुछ जो है वो बच जाएगी, हल्की सी बच जाएगी। और ऐसा अर्थ के पूरे सरफेस पे होगा, मतलब ये अर्थ है जितनी, उसमें पूरे सरफेस पे ऐसा हो रहा है ना, थोड़ी थोड़ी बच जा रही है, थोड़ी बच जा रही है। और जहाँ जहाँ पे भी हवा ऐसे ऊपर उठ रही है और थोड़ी बच जा रही है,
उसके पूरे 360 में ऐसे बज गई, यहाँ पे बज गई, यहाँ पे बज गई, यहाँ पे बज गई, एक पूरी एक लाइन बन जाती है, और ये जो लाइन बन जाती है वही फॉर्म करती है जेट स्ट्रीम। ठीक है, तो जेट स्ट्रीम आर द फास्ट फ्लोइंग एयर मास ऑन द अर्थ। ठीक है, ये पोलर एरिया में, हमारे ट्रॉपिक वाले एरिया में, ट्रॉपिक सन ही सब ट्रॉपिक एरिया में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ दोनों में। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो एटमॉस्फेरिक रिवर है वो कहाँ पे मिलती है, लो लेवल जेट स्ट्रीम में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और लो लेवल जेट स्ट्रीम का एरिया मतलब एन एरिया ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स इन लोअर लेवल ऑफ एटमोसफियर, मतलब कि यही ये विंड की बात चल रही है, जेट स्ट्रीम का बात, अहेड ऑफ कोल्ड फ्रंट इन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, हटाइए, सिर्फ आपको ये याद रखना है। एटमॉस्फेयर रिवर पे इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, देखो ये बहुत सारा पानी बहाएगी, कोई बर्फ पड़ा हुआ है टुकड़ा, ठीक है, उसके ऊपर आप बहुत पानी डालो तो क्या होगा, वो बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा। यहाँ पे भी क्या होने वाला है, जो भी स्नो है वो पिघल जाएगी। इवन एटमॉस्फेरिक रिवर कॉज्ड 70% मेजर फ्लड इन इंडिया ड्यूरिंग 85 टू 2020। ये याद रखना, बहुत कम आएगा। इवन जो उत्तराखंड में 2018 में, केरला में जो फ्लड्स आए थे, ये सब किसकी वजह से थे, तो एटमॉस्फेरिक रिवर की वजह से थे। ओके, चलिए काफ़ी देख लिया हमने। क्लाइमेट चेंज के बारे में देख लेते हैं। एटमॉस्फेरिक भाई तो ये इंक्रीज कर देता है फ्रीक्वेंसीज ग्लोबल वार्मिंग की, जैसे ग्रीनलैंड, नॉर्थ अमेरिका, ईस्ट एशिया में, साउथ एशियन मानसून में ज़्यादा, बहुत मतलब ज़्यादा पानी आ जाता है, वो भी एग्जांपल हमने यहाँ पे देख लिया इंडिया का। फिर इंडियन ओशन वार्मिंग करवा देता है, पोलवर्ड शिफ्ट करवा देता है, और ला नीना का इम्पैक्ट करता है। ठीक है, ला नीना क्या है, वॉकर साइकिल क्या है भाई, समझा देते हैं हम आपको, रुको पीछे आ जाइए, यहाँ पे देखना, ये वॉकर सर्कुलेशन, यहाँ पीछे पीछे पीछे, यहाँ ये काफ़ी रहेगा। ये देखिए, ये हमारा हो गया, रुको, ये हमारा इंडिया, ये साउथ अमेरिका पूरा हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन, ठीक है, यहाँ पे अपना इंडोनेशिया, ठीक है। फिर भाई यहाँ पे आ जाता है हमारा नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन, ठीक है, ये अपना नॉर्थ अमेरिका हो गया, और ये साउथ अमेरिका, सॉरी, ये साउथ अमेरिका हो गया अपना। ठीक है, ये बीच का है पूरा पैसिफिक ओशन। अभी समझ लीजिए, यहाँ पे ना एक पूरी की पूरी साइकिल चलती है, अपने जो विंड्स होते हैं अर्थ में, ठीक है, विंड्स कैसे घूमते हैं, ये इक्वाटर ले लो, यहाँ पे ऐसे ऐसे विंड जाते होते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, और इसी के एरिया में ये पैसिफिक पड़ रहा है, तो जो ये विंड इस तरफ से जा रहा है ना, ऐसे फ्लो कर रहे हैं, तो जो भी हवाएं होंगी वो भी ऐसे जा रही होगी, राइट। तो जो भी ये वार्म सरफेस वाटर होगा, ठीक है, वार्म, इसको ये ऑस्ट्रेलियन कोस्ट की ओर लेके जाएंगे, वार्म सरफेस वाटर को, मतलब ये तो पूरा पानी का पानी है ना, उसके सरफेस में जो वार्म वाटर होगा उसको, ये ऊपर होगा वो वार्म होगा, तो इसको यहाँ पे लेके जाएंगे। ओके, यहाँ पे अगर लेके गए तो यहाँ पे अभी क्या होगा, ये वार्म है, तो यहाँ पे धीरे धीरे इवापोरेशन होगा, इवापोरेशन हो रहा है, यहाँ पे बादल बन रहे हैं, ठीक है। तो ये बादल बने, थोड़ी बहुत भारी बारिश हुई, और ये अभी ऊपर के एरिया में पहुँच गया ना, अभी यहाँ पे जो एयर चलती है वो इस तरफ चलती है, ऐसी चलती है, ठीक है, ठीक से, अरे यार, मतलब इन शॉर्ट ये इस तरफ अभी जा रही होती है यार, तो ये ऊपर के बादल बादल होते हैं वो भी धीरे धीरे इस तरफ जाते हैं, और फिर यहाँ पे डिसेंट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी इन शॉर्ट ऐसे एक साइकिल बन जाती है, ये पैसिफिक ओशन के अंदर, पैसिफिक ओशन के एरिया में ये साइकिल बन रही है। इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, तो वॉकर साइकिल बोलते हैं, ठीक है, वॉकर साइकिल, ओके, या फिर वॉटर सर्कुलेशन, आप दोनों बोल सकते हो, ठीक है। ये ओके, यहाँ पे दूसरा क्या मुझे बताना था, यस, हाँ, ये देखो, ये पानी यहाँ पे लेके गया, ठीक है, यहाँ पे वार्म वाटर आ गया, यहाँ से लेके गया है ना, तो यहाँ से तो यहाँ पे तो भाई खाली हो गया होगा, मतलब यहाँ से पानी थोड़ा सा हट गया होगा, ठीक है। अगर यहाँ से हटा है तो इसका जो वॉइड है, मतलब जो खाली जगह है, उसको भरने के लिए क्या होगा, नीचे से यहाँ पे पानी आ जाएगा। मतलब वही होता है ना कि आप अगर अपने कोई बाल्टी भरी हुई है, उसमें एक मग से अगर पानी निकाल लेते हो, तो क्या पानी का सरफेस लेवल ख़त्म हो जाता है, ये जो सरफेस है उसका वो तो वही का वही रहेगा। मतलब अगर इधर से मैंने पानी उठाया, उसका ये खाली कर लिया ये जगह, तो नीचे से उसका पानी आके उसकी जगह को भर देगा, राइट, सिंपल है। तो वैसे ही यहाँ से भी ये जगह को भर देता है, और जो ये पानी ऊपर आता है ना, नीचे से ऊपर, इसको क्या बोलते हैं, अपवेलिंग बोलते हैं, ठीक है, अपवेलिंग। और अपवेलिंग होती है तो क्या होता है कि नीचे के जो एरिया में अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स होंगे, वो न्यूट्रिएंट्स को ये ऊपर लेके आ जाएगा, और यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स अगर ऊपर आ गए तो क्या होगा, सारी फिशेस भी यहाँ पे अच्छी आ जाएगी, सारी फिशेस अच्छी आ जाएगी तो क्या होगा, फिशिंग इंडस्ट्रीज भी अच्छी हो जाएगी। तो ये वॉकर साइकिल होती है ना, वो पूरे क्लाइमेट को थोड़ा, मतलब पूरी अर्थ की साइकिल को मस्त तरीके से रखती है। ओके, डन है। तो ये एक वॉकर साइकिल हो गया। दूसरा भाई एल नीनो ला नीना क्या होता है,
तो अगेन यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है, यहाँ पे हमारा एशिया वाला रीजन, यहाँ पे साउथ अमेरिका वाला रीजन, ठीक है, और यहाँ पे अपना नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन। ओके, तो अगर आपका ये साउथ अमेरिका वाला रीजन कंपेरेटिवली ज़्यादा गर्म हो जाता है, मतलब यहाँ पे गर्म पानी आ जाता है नॉर्मल कंडीशन से उल्टा, और यहाँ पे कंपेरेटिवली ठंडा पानी आ जाता है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? एल नीनो बोलेंगे, ठीक है। और इसका उल्टा हो जाता है, मतलब कि अगर यहाँ पे गर्म पानी आ जाता है तो हम इस चीज़ को क्या बोलेंगे? ला नीना बोलेंगे, ठीक है। और इस पूरी की पूरी साइकिल को क्या बोलेंगे? मतलब कि भाई एक बार ला नीना हो गया है, एक बार एल नीनो हो गया, और पूरा ये साइकिल हो गया, तो क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, ठीक है, मतलब कि एनसो। ओके, तो एल नीनो मतलब कि ये अमेरिका वाली साइड गर्म, ला नीना मतलब ये ऑस्ट्रेलिया वाली साइड गर्म, और इस साइकिल को पूरा क्या बोलेंगे? तो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन बोलेंगे, ठीक है। वैसा ही हमारे इंडियन ओशन में भी होता है। इंडियन ओशन का हम बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा अफ्रीकन कोस्ट हो गई, ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट हो गई। अगर अफ्रीका वाले एरिया गर्म होता है, ठीक है, ये वार्म होता है, तो भाई हम बोलेंगे पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। और ये ऑस्ट्रेलिया वाला गर्म होता है तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल। पॉजिटिव है तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल है, नेगेटिव है तो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। और सेम एल नीनो है तो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, और ला नीना है तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। मतलब जो भी लेफ्ट से बाजू आता है ना वो हमारे लिए बेनिफिशियल, जो भी राइट बाजू गया वो हमारे लिए नुकसान वाला। ओके, तो आप देखो आज वॉकर साइकिल समझ चुके हो, एल नीनो ला नीना समझ चुके हो, और इंडियन ओशन डाइपोल भी समझ चुके हो, ठीक है। ये इंडियन ओशन डाइपोल को ना मेडन जूलियन ऑसिलेशन भी बोला जाता है, मेडन जूलियन ऑसिलेशन, ठीक है। चलिए हटाइए, अभी आप समझ गए हैं पूरा। ओके, अभी क्या था? हाँ, यहाँ पे आ जाइए भाई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। एमएसएमई के बारे में आपको पता है, ठीक है, जो एमएसएमई में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जुड़े हुए हैं उसके बारे में भी पता है। अभी इनको अगर लोन चाहिए तो लोन में फिर ये चुकाएंगे या नहीं चुकाएंगे उसकी क्या गारंटी? तो भाई गवर्नमेंट खुद लोन की गारंटी लेती है कि भाई इसको लोन दे दो, अगर ये नहीं चुकाएंगे तो हम चुका देंगे, ठीक है। इसी ये जो गारंटी होती है वो कौन देती है? तो भाई नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। ओके, ये गवर्नमेंट की ही चीज़ है। चलिए, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या बोली है कि तो भाई जो भी उद्यम पोर्टल में रजिस्टर होगा उसको मिलेगी 100 करोड़ तक एमएसएमई जो है वो ले सकता है लोन फॉर परचेसिंग पावर प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट, ठीक है, ठीक है। लोन कब तक, मतलब किन किन को मिलेगी? रीपेमेंट टर्म तो भाई 50 करोड़ तक रीपेमेंट टर्म हो सकता है, इंक्लूडिंग 2 ईयर्स ऑफ मॉरेटोरियम पीरियड। ये सब हटा दीजिए, वो काम का नहीं है। इन शॉर्ट रीपेमेंट हो सकता है, सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है। स्कीम का ड्यूरेशन क्या रहेगा? 4 साल का ड्यूरेशन रहेगा। अदर स्टेप्स क्या क्या है जो कि क्रेडिट एमएसएमई को अच्छा करने के लिए हमने लिए हैं? तो अगेन क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, फिर रैंप इनिशिएटिव लिया है। रैंप इनिशिएटिव के अंदर ही कल ही हमने देखा था कि हमारा टीम इनिशिएटिव आता है, ठीक है। टीम, जो ये रैंप है इनिशिएटिव, वो हमने किसके साथ मिलकर लिया है? तो वही वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर लिया है, ठीक है। फिर हमने पीएसएल भी बनाया है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ताकि एमएसएमई को और फायदा हो। ओके, पोटेंशियल बेनिफिट क्या होगा? तो वही क्रेडिट फ्लो बढ़ जाएगा एमएसएमई के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, जॉब क्रिएशन होगा, और मेक इन इंडिया की और भी हमें फ़ायदा होगा। देखो, जॉब क्रिएशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑलमोस्ट जब तक मुझे याद है ना तो 45% जितना ये एम्प्लॉयमेंट देता है एमएसएमई। तो भाई अच्छी बात है, 45 या 55 दो में से एक कुछ है, पर 5 है आखिर में, ऐसा कुछ ही है, तो वो भी काम आता है। इन शॉर्ट जो आपको एमएसएमई के रिलेटेड जो स्कीम्स है ना वो सब यहाँ पे याद रखनी है। और भाई क्यों याद रखनी है? तो देखो सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है 23 के अंदर कि भाई मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना है तो एमएसएमई में हमें काम करना बहुत ज़रूरी बढ़ जाएगा। ओके, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन था? डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन था, तो वो भी ज़रूरी है, डिजास्टर के ऊपर था, डिजास्टर मैनेजमेंट में। चलिए आगे देखते हैं। फिर है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है इथेनॉल प्रोक्योरमेंट प्राइस। इन शॉर्ट देखो इथेनॉल क्या है? तो बहुत सारी अपने वेजिटेबल्स होती है या फिर फ्रूट्स होते हैं, उनको सड़ा गला के हम पूरा उसका कचरा निकाल के एक छोटा सा लिक्विड निकालते हैं, उस लिक्विड को हम बोलते हैं इथेनॉल, सिंपल। अभी ये जो इथेनॉल है ना वो अगर हम पेट्रोल के साथ मिक्स कर दें ना तो भी चलता है। जब गवर्नमेंट लेके आई तो शुरुआत फेज़ में क्या बोला था कि पेट्रोल के साथ इथेनॉल को हमें 5% मिक्स करना है, फिर वो सक्सेस रहा, बहुत अच्छा रहा। फिर हमने बोला कि इथेनॉल को हमें 10% पेट्रोल के साथ मिक्स करना है, और अभी के लिए हमारा टारगेट है इथेनॉल 20 का।
आप अभी अगर कोई पेट्रोल पंप में जाओ ना तो वहाँ पे देखना, वहाँ पे उस जो पेट्रोल पंप का वो डब्बा पड़ा होता है वहाँ पे लिखा होता है E10। E10 मतलब कि उसमें इथेनॉल 10% मिक्स है। ओके, ये किसके अंदर मिक्स हमने किया है ये सब? तो भाई इथेनॉल ब्लेंडेड जो गवर्नमेंट प्रोग्राम लाई थी उसके अंदर किया हुआ है, अंदर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये अल्टरनेटिव एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स की तरह काम करता है। यस, आप पेट्रोल कम यूज़ कर रहे हो और इथेनॉल का इमिशन नहीं होता है तो अच्छी बात है, ऊपर से हमारा इंपोर्ट भी कम हो गया, हमारे पेट्रोल में भी फ़ायदा हो गया। ओके, देखो फॉरेक्स को भी सेव करता है और जो ब्लेंडिंग इथेनॉल हमारा है उसमें भी हमें फ़ायदा होता है। ये सब नॉर्मल बात है, हटाइए। अभी ये जो इथेनॉल है वो पार्ट है बायोफ्यूल्स का, ठीक है। बायोफ्यूल ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछा हुआ है। यूजुअली 3 जनरेशन के बायोफ्यूल है। फर्स्ट जनरेशन जो हम कॉर्न स्टार्च उससे निकालते हैं, मतलब उससे जो फ्यूल निकाल लिया उसको हम बोलेंगे। दूसरा है जो हम लिग्नो सेल्यूसिक फीड स्टॉक से निकाल लें, हटाइए, इसको हटा दीजिए। इन शॉर्ट हम एग्रीकल्चर या फिर म्यूनसिपल वेस्ट से निकाल लें, ठीक है। और थर्ड जनरेशन में है हम ईस्ट, येल्गी या एल्गे, एल्गे मतलब जो अपना ये है वो पानी के ऊपर हो जाती है, उसका यूज़ करते हुए निकाल ले, थर्ड जनरेशन, ठीक है। और ना शायद एक फोर्थ जनरेशन भी है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मैंने बहुत पहले पढ़ा था इसलिए मुझे खास याद भी नहीं है, बट कुछ फोर्थ जनरेशन भी है। चलिए, अभी बायोफ्यूल्स के लिए हमारे दूसरे क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं? तो भाई प्रधानमंत्री जीवन है, जैव ईंधन, वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना, फिर है नेशनल पॉलिसी बायोफ्यूल 2018, और लास्ट है रिडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम टू 5%। यस, ये जो ये पीएम जीवन है ना, यूजुअली किसको टारगेट करता है, मतलब स्पेशली किसको टारगेट, जो ये पराली जलाता है ना, ये हरियाणा पंजाब वाले एरियाज में, जिसकी वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता है थोड़ा बहुत, ये उसको टारगेट करता है कि भाई जो भी आप बच जा रहा है ना उसको जलाओ मत, हमको दे दो, हम उससे इथेनॉल बना देंगे और यूज़ कर लेंगे। चलिए हटाइए, लास्ट न्यूज़ है हमारी। और हाँ यार, प्रोक्योरमेंट प्राइस बनाइए, वो तो मैंने बताया ही नहीं। अभी अगर कोई भी कंपनी इथेनॉल लेना चाहती है, कोई फार्मर से या फिर कोई भी कंपनी, मतलब छोटी मोटी जो इंडस्ट्री जो इथेनॉल बना रही है, ठीक है, तो उसकी प्राइस फिक्स कर दे रही है कि कम से कम तो आपको इतना देना ही होगा, दैट्स इट। और कितना फिक्स किया है यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकेंड, 57.97 पर लीटर, ठीक, 1 रुपया बढ़ा दिया है। पहले ये 56.58 था, अभी 57.97 कर दिया, 1.5 रुपया ऑलमोस्ट बढ़ाया, दैट्स इट। चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे बोला है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है लॉन्च ऑफ क्रिटिकल मिनरल मिशन। ओके, क्रिटिकल मिनरल क्या होते हैं? तो जो भी मिनरल हमारी क्रिटिकल इंडस्ट्रीज में हमें काम आ जाए, मतलब कि समझ लीजिए कोई न्यूक्लियर में हमें काम आ रहा है, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन में, या फिर कोई हमें डिफेंस सेक्टर के अंदर काम आ रहा है, या फिर माइनिंग के अंदर काम आ रहा है। इन शॉर्ट जो भी क्रिटिकल इंडस्ट्री के अंदर काम आ रहा है वो हमारे क्रिटिकल मिनरल हैं, ठीक है। तो भाई गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई हमारी जो भी पीएसयूज़ है, मतलब सरकारी कंपनीज़ है या फिर प्राइवेट कंपनीज़ है, इन सबको बोला है कि आप भाई बाहर जाइए, किधर भी जाइए, बट क्रिटिकल मिनरल्स का कोई ट्रेड लेके आइए यार, हमें उसकी ज़रूरत है, दैट्स इट। इसका फ़ायदा क्या होगा कि हमारे जो इम्पोर्ट के ऊपर हम डिपेंडेंट है वो डिपेंडेंट नहीं रहेंगे और हमारा सेल्फ रिलायंट की ओर काम चल जाएगा, क्योंकि हमें ज़रूरत भी है क्रिटिकल मिनरल की, ठीक है। फिर क्रिटिकल मिनरल ना अभी के लिए हमारा जो क्लीन एनर्जी है उसमें बड़ा काम आ रहा है, जैसे कि भाई फोटोवोल्टिक सेल बनाना है हमें, विंड एनर्जी में टरबाइन पर, उसमें भी बहुत सारे लगते हैं मिनरल, उन सब में हमें काम आ सकता है, ठीक है। क्रिटिकल ओके, क्रिटिकल मिनरल तो असेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी, उसको क्रिटिकल मिनरल बोलेंगे एज पर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। ओके, गवर्नमेंट ने रिलीज़ की है 30 क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट, जैसे कि कोबाल्ट, कॉपर, जर्मेनियम, लिथियम, टंगस्टन एसेट्रा। 30 है, याद रखना मुश्किल है। ओके, मेजर्स क्या क्या लिए हैं क्रिटिकल मिनरल्स के लिए? तो हमने माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1953 को हमने और अच्छा किया है, स्ट्रीमलाइन किया है कि भाई कीजिए माइनिंग क्रिटिकल मिनरल की। और फिर हम एक टेक्नोलॉजी भी लेके आए हैं, सॉरी, हम एक इनिशिएटिव लेके आए हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रिज्म। प्रिज्म स्टैंड्स फॉर प्रमोशन एंड रिसर्च इनोवेशन एंड स्टार्टअप एंड एमएसएमई, जो कि अगेन क्रिटिकल मिनरल की और इस चीज़ में अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे। सिर्फ आपको प्रिज्म याद रखना है, इतना काफ़ी रहेगा, ठीक है। ओके, फ़ायदा क्या होगा अगर हम ये सब कर लेते हैं कि ज़्यादा हम क्रिटिकल मिनरल लेके आते हैं? तो सबसे पहले तो रिन्यूएबल एनर्जी हमारा अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे भी बोला है, देखो, बैटरी स्टोरेज, टरबाइन, सोलर में काम आएगा। फिर ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में हमें काम आ सकता है, लिथियम जैसे क्रिटिकल मिनरल है तो वहाँ पे भी काम आएगा। लिथियम इज ऑल्सो क्रिटिकल मिनरल, हाँ यहाँ पे लिखा भी हुआ है। फिर भाई डिफेंस स्ट्रेटेजी में काम आएगा, जैसे कि एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस वेपनरी, और फिर चिप मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि सेमीकंडक्टर चिप्स जो हम बनाते हैं वहाँ पे काम आ सकता है। और फिर टेलीकॉम सेक्टर में और एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजीज में हमें काम आएगा। ओके, तो ये नॉर्मल सब बातें थी,
हमने जो जो इम्पोर्टेंट था वो ऑलरेडी देख लिया है। तो चलिए, इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। काफ़ी लेट हो गया है मुझे वीडियो बनाते हुए, अभी जस्ट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 4 बजने वाले हैं। और ये आपके आज के क्वेश्चंस रहेंगे, अटेम्प्ट ज़रूर करने की कोशिश कीजिएगा। और जो हमारा वो इकोनॉमिक्स का वीडियो है वो मैं आज अपलोड कर दूंगा, वो कोशिश करूंगा कि आज अपलोड हो जाए। चलिए, इतना सुनने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।